सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 15 डिस्कस कर रहे हैं हम। पाठ 2 व्यापार से साम्राज्य तक से वर्कशीट ली गई है। नए शासन की स्थापना और कंपनी की फौज के बारे में पढ़ेंगे। विषय है सामाजिक विज्ञान। कक्षा 8 की वर्कशीट है। विद्यार्थी अपना नाम लिख लेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिख लेंगे। 16 नवंबर 2020 की वर्कशीट है बच्चों। ओके, स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। नए शासन की स्थापना। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, जिनका टाइम पीरियड था 1773 से 1785 तक, उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की थी। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बम्बई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय 3 प्रेसिडेंसी थीं, बंगाल, मद्रास और बम्बई। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासकीय सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खासतौर से उल्लेखनीय थे। 1772 से एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानून की व्याख्या करते थे। फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थीं, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। हिंदू कानूनों में समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। NB हॉल हेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ता में अपीलीय अदालत, सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई। भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था, जैसा कि नाम से ही पता चलता है। उसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना तथा न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों व दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। उसका कार्यालय कलेक्ट्रेट सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था, जिसने पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पर ढकेल दिया। कंपनी की फौज। अब अंग्रेज अपनी सेना को सिपोए, सिपाही या आर्मी कहते थे, जहां मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार और पैदल सेना थी, जिन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। वहीं ब्रिटिश सेना में सिपाही मास्केट, तोड़ेदार बंदूक और मैचलॉक बारूद को माचिस की चिंगारी से देने वाली बंदूक से लैस होते थे। दोनों फौजों के बीच मुख्यतः ये अंतर थे। कौन कौन से हम अंतर पढ़ेंगे? मुगल फौज और कंपनी की फौज के बीच में। ठीक है, मुगल फौज में मुख्य रूप से मुगल फौज में सवार होते थे, प्रशिक्षित घुड़सवार और पैदल सैनिक, जबकि कंपनी की फौज में अधिकतर पैदल सेना थी। मुगल फौज में सवारों का दबदबा था, ठीक है, पैदल सैनिक कम थे, और कंपनी की फौज में सवारों की कम संख्या थी, पैदल सैनिक अधिक थे। तीरंदाजी और तलवारबाजी से निपुण सेना थी मुगल फौज की, जबकि कंपनी की फौज बंदूक चलाने में निपुण थी। ठीक है, चौथा देखते हैं। मुगल सेना में विशाल पेशेवर प्रशिक्षित सेना नहीं थी। आवश्यकता पड़ने पर ग्रामीण सशस्त्र किसान भी सैनिक थे, और जबकि अंग्रेजी सेना में सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाता था। पेशेवर और प्रशिक्षित सेना थी। ओके, आगे देखते हैं। अनुशासित और पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ी करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावना को नज़रअंदाज कर देते थे।
पर सिपाही किसी न किसी समुदाय के सदस्य तो थे ही। अपने जीवन और अपनी पहचान के एहसास में आने वाले बदलाव को सिपाहियों ने किस रूप में देखा, ये 1857 के विद्रोह में स्पष्ट झलकता है। व्यापार से साम्राज्य तक नामक इस पाठ के सारांश के रूप में हम कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीक के आने से ये प्रक्रिया और तेज हुई और अब केवल 3 हफ्तों में जहाज की यात्रा से भारत पहुंचा जा सकता था। अतः ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देश में आने लगे। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। देश के शेष भाग और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। इस प्रकार व्यवहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी इस पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रेसिडेंसी का क्या अर्थ था? 3 प्रेसिडेंसी कौन कौन सी थी? तो इसका आंसर वर्कशीट में ही है, यहाँ से लिखेंगे आप आंसर नंबर 1। यहाँ से लिखेंगे ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में, ठीक है, प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। ठीक है, उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी। ये भी पूछा हुआ ना कितनी प्रेसिडेंसी थी, तो हम लिख देंगे उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी। बंगाल, ठीक है, एक बंगाल हो गई, मद्रास जिसे चेन्नई भी कहा जाता था, अब कहा जाता है बल्कि चेन्नई, पहले मद्रास कहा जाता था, और बम्बई जिसे अब मुंबई कहा जाता है। ठीक है, तो ये 3 थी, यहाँ तक लिखना है आपको, आंसर नंबर 1। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, वॉरेन हेस्टिंग्स कौन था? उसने कंपनी की ताकत फैलाने में क्या भूमिका निभाई? तो देखिए इसका आंसर लिखेंगे हम यहाँ से, स्टार्टिंग से, जहाँ से वर्कशीट स्टार्ट है। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, इसका टाइम पीरियड भी लिख देना, 1773 से 1785। उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था जिन्होंने कंपनी की, यहाँ से आप लिखेंगे जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की। ठीक है, इसके बाद आप लिखेंगे अदा की थी, इसके बाद आप लिखेंगे वॉरेन हेस्टिंग्स के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बम्बई और फिर लिखेंगे आप मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। बस यहाँ तक लिखेंगे, आंसर नंबर 2। ठीक है, मैंने निशान भी लगा हुआ है। अब देखिए बच्चों, अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 देखना है। क्वेश्चन 3 है, वॉरेन हेस्टिंग्स ने न्याय के क्षेत्र में कौन से प्रमुख सुधार किए? तो इसका आंसर भी वर्कशीट में ही है, आप वर्कशीट में से लिखेंगे। मैं बता देती हूँ आपको कहाँ से है ये आंसर, यहाँ से लिखना है आपको। प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासकीय सुधार किए। ठीक है, आप लिखेंगे कई प्रशासकीय सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खासतौर से उल्लेखनीय थे। ठीक है, 1772 से एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर ज़िले में 2 अदालतें होंगी। ठीक है, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। यहाँ तक लिख देंगे, बस पूरा इनकी डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है, जो काम किए उसने वो लिख देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4, कलेक्टर का क्या काम था? ठीक है, कलेक्टर का काम क्या था वो बताना है, तो इसका भी आंसर वर्कशीट में ही आपकी। तो देखिए आप यहाँ से लिख देंगे भारतीय ज़िले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा। ठीक है,
होता था, जैसा कि नाम से ही पता चलता है। उसका मुख्य काम क्या था बच्चों? लगान और कर इकट्ठा करना तथा न्यायाधीशों, ठीक है, जो जज होते हैं, जज, पुलिस अधिकारियों व दरोगा की सहायता से ज़िले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। ये काम होता था मैन कलेक्टर का, जो हमने बता दिया वर्कशीट में से ही। अब क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा हुआ है, मुगल फौज और कंपनी की फौज में कोई दो अंतर लिखिए। तो हम पहले दो अंतर लिख देंगे, ऐसे ही आपको लिखना है। पहले मुगल फौज के बारे में लिखना, फर्स्ट सेकंड पॉइंट, ऊपर मुगल फौज लिखना है, ऐसे ही फर्स्ट पॉइंट डाल के लिखना, मुख्य रूप से सवार, प्रशिक्षित घुड़सवार और पैदल सैनिक। दूसरा पॉइंट लिखना, सवारों का दबदबा, पैदल सैनिक कम। ठीक है, या आप थर्ड पॉइंट भी लिख सकते हैं सेकंड छोड़कर, तीरंदाजी और तलवारबाजी से निपुण सेना। ठीक है, अब इनका लिखिए, ऊपर आप यहाँ डालना कंपनी की फौज, और देखिए इनका पॉइंट लिख देना, एक तो अधिकतर पैदल सेना, और दूसरा पॉइंट ये लिख देना यहाँ से बंदूक चलाने में निपुण सेना। अगर आप उसका तीसरा पॉइंट लिखते हैं तो इसका भी तीसरा ही लिखना। अगर पहले दो पॉइंट मुगल फौज के लिखते हैं तो कंपनी की फौज के भी पहले दो पॉइंट लिखना। वैसे आप पहला और तीसरा लिख देना इसका भी, और पहला और तीसरा लिख देना इसका भी। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब 6 देख लेते हैं। सोच कर लिखिए कि भारतीय जनता सिपाही के रूप में कंपनी के लिए काम क्यों करती थी। तो सोच कर लिखना हमें, हम इसका आंसर लिखेंगे, भारतीय जनता के रोजगार धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे थे और उन पर नए नए प्रकार के कर लग रहे थे। कौन लगा रहा था ये कर? कंपनी लगाती थी। ठीक है, तो आर्थिक तंगी के कारण जीवन यापन हेतु उन्हें सैनिक के रूप में अंग्रेजों के पास कार्य करना पड़ता था। ठीक है, और अंग्रेजी सेना में उन्हें अधिक ऊंचे पद पर भी नहीं रखा जाता था, इसलिए वह एक सैनिक के रूप में कार्य करते थे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ आप आंसर लिख देंगे। आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।